बारिश की उस रात सावित्री अम्मा हाथों में ताजी कचौरियां लिए हुए भीगती सड़क पर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। रोहित बेटा, तेरे लिए कचौरी बनाई है, तू आएगा तो गर्मा गर्म खिलाऊंगी। 7 साल से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आज भी तू नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक तू नहीं आएगा मैं ऐसे ही तेरे लिए कचौरियाँ बनाती रहूंगी। अचानक अम्मा के हाथ से कचौरियों की थाली गिर पड़ी और वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखें खुली रह गई, मगर सांसें थम गई रोहित के इंतजार में। 7 साल पहले गांव में सावित्री अम्मा की कचौरियां मशहूर थी। उन्होंने अपने बेटे रोहित की पढ़ाई के लिए ये काम शुरू किया था। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और जब तक वो नहीं आता तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अम्मा, आज फिर से 2 कचौड़ियाँ अलग से रख रही हो? रोहित के लिए है। शहर से आएगा तो सबसे पहले यही मांगेगा। आके मेरा पल्लू पकड़कर बोलेगा, अम्मा मुझे मेरी कचौरी दो। उसे तो बचपन से ही मेरी कचौरियाँ बहुत पसंद है। अरे अम्मा जी, रोहित का फोन आया था क्या? कब आ रहा है वो? आजकल व्यस्त है, बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है ना, आएगा जरूर, मेरा दिल कहता है। अरे बात तो सही है, बेटा सफल हो रहा है, यही तो चाहती थी आप। लेकिन सावित्री अम्मा के मन में डर था कि कहीं रोहित शहर के रंग में रंग कर उन्हें भूल न जाए। हर शाम वो थोड़ा पैसा अलग रखती और अपनी होने वाली बहू के लिए सोने के कड़े बनवाने की योजना बनाती। 4 साल बीत गए, गांव में आना बंद कर दिया था। सिर्फ कभी कभार फोन पर बात होती थी, और वो भी बहुत ही जल्दबाजी में। बेटा थोड़े दिन के लिए आ जा, तेरी कचौरियाँ तैयार रखूंगी मैं। अम्मा, मेरी अभी बिजनेस मीटिंग है, तो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ऐसे ही चलता है बेटा, ऐसे ही चलता है। अम्मा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ पूर्णिमा, ऐसी क्या खबर है? अरे अम्मा, अपने रोहित की शादी तय हो गई है। मैंने सुभाष से सुना है। सुभाष का भाई रोहित के साथ काम करता है, तो उसी ने बताया था उसे, और उसने फिर मुझे बता दिया, और फिर मैंने ये आपको बता दिया। सच? मेरे रोहित की शादी? पर उसने मुझे बताया भी नहीं। वैसे लड़की कैसी है? नाम है अंजलि, और बहुत अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी और डॉक्टर है। अम्मा, मेरा सपना पूरा होगा, मैं अपनी बहू को अपने हाथों से कचौरियाँ खिलाऊंगी। उसी रात सावित्री अम्मा ने रोहित को फोन लगाया। लंबे इंतजार के बाद रोहित ने फोन उठाया। हाँ अम्मा, बोलो। मेरा राजा बेटा, तेरी शादी की बात सुनी, मेरा दिल तो नाच उठा। तू बहू को कब लेके आ रहा है? अम्मा, ये आपको किसने बताया? अरे बेटा, खुशी की बातें छिपती थोड़ी है, बता कब आ रहा है? अम्मा, शादी तो शहर में होगी, और तुम गांव में रहती हो, और अकेले गांव से आ नहीं पाओगी, और मेरे पास समय है नहीं कि मैं तुम्हें लेने आऊं, तो शादी में तुम आ नहीं पाओगी, तो रहने देते हैं। बेटा मैं तेरी शादी नहीं देखूंगी, मैंने तो तेरी बहू के लिए कड़े भी बनवाए हैं। अब पूरे गांव में एक खबर फैल गई कि रोहित अपनी माँ को शादी में नहीं बुला रहा, तो सभी चिंतित हो गए। अरे भाई, ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ को भूल गया? अरे इतने सालों तक इन्होंने इतनी मेहनत की, उसे पढ़ा लिखा कर शहर भेजा, और वो नालायक वो वहाँ जाकर अपनी माँ को भूल गया। अम्मा चिंता मत करो ना, मैं रोहित से बात करूंगी। नहीं बेटा, उसे मजबूर मत करो, शहर के रिश्ते नाते अलग होते हैं, ऐसे ही चलता है बेटा। पूर्णिमा रोहित से बात करने के लिए दृढ़ थी। उसने एक दिन छिपकर रोहित को फोन लगाया। रोहित, तुम्हारी अम्मा पिछले 7 साल से हर दिन तुम्हारे लिए 2-2 कचौड़ियाँ अलग से बनाती थी, और वो इस आस में रहती थी कि मेरा बेटा किसी दिन आएगा और मेरे हाथ की 2 कचौड़ी खा के जाएगा। और तो और वो तुम्हारी शादी के सपने भी देखती है। रोहित, मेरी बात मानो, एक बार आ जाओ गाँव, अपनी माँ से मिल लो। देखो, पहली बात तो ये कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, तो हमारे परिवार के मामलों में ना बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात ये, वो मेरी अम्मा है, मैं उनके साथ जो चाहे करूं, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। और बात रही अम्मा को शहर लाने की, कैसे लेकर आ जाऊं? अम्मा को देखा है तुमने, वो कैसे कपड़े पहनती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है। अरे उनको शहर में ले आया ना, तो 10 लोगों के आगे बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत कम होगी मेरी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रोहित। अरे तुम अपनी माँ से मिल लोगे तो क्या तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? अरे बस करो तुम, वो मेरी अम्मा है, जब मन करेगा तब मिलूंगा। शादी के बाद आने का मन है मेरा, शादी के बाद आऊंगा मिलने।
अभी नहीं आने का मन है तो भी नहीं आऊंगा, बस बात खत्म। और हाँ, तुम्हारे पास बहुत समय होगा, मेरे पास समय नहीं है, तो बार बार यूँ फोन करके परेशान मत किया करो। इधर अंजलि अब रोहित के व्यवहार के बारे में जानती है और वो रोहित से सवाल करती है। रोहित, क्या तुम्हें लगता है कि एक माँ जो अपने बेटे के लिए सब कुछ त्याग दे, उसे शादी में ना बुलाना सही है? अरे अंजलि, तुम नहीं समझोगी, अम्मा गांव की औरत है, शहर के फंक्शन में बेइज्जती करवाएगी और कितनी अटपटी लगेगी। यहाँ सब सूट बूट में होंगे और वहाँ वो पुरानी सी फटी सी साड़ी में, वो भी सूती की। अरे ऑफिस के लोग मजाक बनाएंगे, मेरे दोस्त आएंगे यार, क्या सोचेंगे वो। तुम्हारी माँ तुम्हारी पहचान है रोहित, अगर तुम उन्हें शादी में नहीं बुलाओगे तो मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। अंजलि के इस फैसले से रोहित को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो गांव जाने का फैसला करता है और पूर्णिमा को फोन लगाता है। हेलो, हाँ पूर्णिमा, मैं कल गांव आ रहा हूँ, अम्मा को मत बताना और उन्हें अपनी शादी में लेकर आऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अम्मा ये सुन के बहुत खुश होंगी। पूर्णिमा खुशी के मारे अपने आंसू नहीं रोक पाती और सावित्री अम्मा को ये खबर दे देती है। अम्मा अम्मा, कल रोहित आ रहा है और वो तुम्हें अपनी शादी में लेके जाएगा। सच में मेरा बेटा आ रहा है? भगवान ने मेरी सुन ली। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। सभी सावित्री अम्मा के लिए बहुत ही खुश होते हैं। अम्मा अपने बेटे के स्वागत की तैयारियों में जुट जाती है। वो सबसे अच्छी कचौरियाँ बनाने का फैसला करती है। आज मैं अपने बेटे के लिए सबसे अच्छी कचौरियाँ बनाऊंगी। 7 साल से उसने मेरी कचौरियाँ नहीं खाई हैं। अगले दिन सावित्री अम्मा तैयारियों में जुट गई। पूरा गांव बाजार में इकट्ठा हो गया, जहां से रोहित की बस आनी थी। देखो, आज तो हमारे गांव का बेटा वापस आ रहा है इतने सालों बाद। उसे देखने का मन तो मेरा भी है, बहुत समय हो गया उसे देखे। रोहित सबसे पहले मेरी कचौरियाँ खाएगा, फिर घर चलेंगे। भगवान बस बारिश ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, आसमान में काले बादल छा गए, बूंदाबांदी शुरू हुई। बस का समय बीत गया, लेकिन रोहित नहीं आया। अम्मा, शायद ना बस लेट हो गई होगी। एक काम करती हूँ अम्मा, मैं छाता लेके आ जाती हूँ। हाँ बेटी, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, मेरा बेटा जरूर आएगा। धीरे धीरे सभी लोग चले गए, सिर्फ सावित्री अम्मा और पूर्णिमा बचे थे। बारिश तेज होती जा रही थी। अम्मा चलो घर चलते हैं, कल ना फिर आएंगे। नहीं बेटी, तू जा, मैं अपने बेटे का इंतजार करूंगी, वो आएगा, मुझे पता है। पूर्णिमा द्विधा में थी। अचानक उसे एक विचार आया। उसने फिर से रोहित को फोन लगाया। रोहित, कहाँ हो तुम? अम्मा बारिश में तुम्हारा इंतजार कर रही है कब से। रोहित, तुम कब आओगे? मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत सारी तैयारियां शादी की और बहुत परेशानी है मेरे पास। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आ सकूं, तो मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। लेकिन क्या रोहित, तुमने फिर से झूठ बोला। तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मा बारिश में भीगते हुए तुम्हारे लिए कचौड़ी लेके खड़ी हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता। पूर्णिमा ने फोन सावित्री अम्मा को दे दिया। रोहित बेटा, तू कब आएगा? मैंने तेरे लिए कचौरियाँ बनाई है, जैसी तुझे पसंद है। तेरी बहू को भी खिलाऊंगी। मैं रोज तेरे लिए 2 कचौरियाँ अलग से रखती हूँ, 7 साल से। अम्मा वो मैं अम्मा। ऐसे ही चलता है बेटा। रात हो गई, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सावित्री अम्मा अपने आप में गुम भीगती बारिश में खड़ी थी। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मेरा बेटा कामयाब हो गया, क्या फर्क पड़ता है अगर वो मुझे भूल गया। अचानक अम्मा के हाथ से कचौरियों की थाली गिर पड़ी और वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखें खुली रह गई, मगर सांसें थम चुकी थी। वो भी अपने बेटे रोहित के इंतजार में। अगले दिन सुबह पूरे गांव में सावित्री अम्मा के निधन का समाचार फैल गया। सभी शोक पे डूब गए। पूर्णिमा ने रोहित को खबर दी। रोहित, रोहित, अम्मा नहीं रही। रोहित, वो बारिश में तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम तो आए नहीं और उनकी मौत आ गई। क्या? रोहित और अंजलि अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंचे। रोहित के चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। काश हम एक दिन पहले आ जाते। ये क्या कर दिया मैंने? क्या किया मैंने? मेरी अम्मा मुझे बुलाती रही, ये नाती है मुझे अपने आप से। ये क्या कर बैठा मैं कभी अपनी अम्मा को समझ नहीं पाया। वो मेरे लिए कचौरियां बनाती,
कचौरियां अलग करके रखती थी मेरे लिए। हमेशा बस एक ही चीज कहती थी, बेटा आजा, बेटा आजा, आजा बेटा। वो बस मुझे देखना चाहती थी और मैं ये भी नहीं कर पाया। जब मैं यहाँ रहता था ना तो मुझे पैसा भेजा करती थी, और जब मैं वहां जाता था तो आते समय भी मुझे बहुत पैसा देती थी ताकि मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। और मैंने क्या किया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। ये क्या किया मैंने, ये क्या किया। क्रियाक्रम के बाद रामलाल चचा सावित्री अम्मा की एक पोटली रोहित को देते हैं। आ गए बेटा, बहुत जल्दी आ गए तुम। अरे अरे क्या कहूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ की इतनी इज्जत करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, वरना धिक्कार है तुम्हारे जैसे बेटे पर जिस माँ ने उसके लिए इतना कुछ किया, वो अपनी माँ को भूल गया। इसमें वो सोने के करे हैं जो वो अपनी बहू को देना चाहती थी, जिसके लिए मेहनत करके पैसे बचा के करे बनवाए थे। इसी आशीर्वाद को देने के लिए वो तुझे बुला रही थी वो, और वो बेचारी कहती थी मेरा बेटा शहर में काम करता है, मेरा बेटा महान है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। क्या किया तूने, अपने ही हाथों से अपने संसार को आग लगा लिया तूने। लेकिन अब मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू खुश रह जहाँ भी रहे। लेकिन बेटा जाते जाते एक बात कहूँगा, भगवान ऐसी माँ सबको दे लेकिन तेरे जैसा बेटा किसी को ना दे। अम्मा, अम्मा, मुझे छोड़ के यूं चले गए अम्मा। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे समझने में देर हो गई अम्मा। अम्मा आपके बिना मैं कैसे रहूंगा अम्मा। अम्मा, अम्मा लौटाओ अम्मा, आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं अम्मा। अंजलि रोहित के पास आती है और उसका हाथ थाम लेती है। अम्मा की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और जब हमारे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें अम्मा की कचौरियों की कहानी जरूर सुनाऊंगी। रोहित और अंजलि वापस से शहर लौटते हैं और अपने घर में अम्मा की एक बड़ी सी तस्वीर लगाता है, जिसमें वो हाथ में कचौरियों की थाली लिए मुस्कुरा रही थी। अम्मा, अम्मा मैंने तो आपको खो दिया है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता अम्मा। अम्मा, अम्मा, मैं चाहता हूँ अब मेरे घर में बेटी का रूप लेकर वापस आओ, ताकि जो गुनाह, जो पाप मुझसे हुआ है मैं उसका प्रायश्चित कर पाऊँ अम्मा। वरना अम्मा मैं पूरी जिंदगी घुट घुट के मर जाऊंगा अम्मा। अम्मा आप वापस आओ, आपको वापस आना होगा अम्मा। जब मेरी बेटी होगी ना अम्मा, मैं उसका नाम आपके नाम पे रखूंगा, सावित्री। अम्मा, अम्मा वापस आ जाओ अम्मा, मुझे आपके हाथ की कचौरियां खानी है अम्मा। मैं अपनी बेटी को सब सिखाऊंगा, आपकी सारी रेसिपी बताऊंगा उसे। लेकिन उसके रूप में आप वापस आ जाओ अम्मा, आप वापस आ जाओ। अम्मा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। और इस तरह एक माँ का अधूरा सपना उसकी याद में जीवित रहा। सावित्री अम्मा की कचौरी की कहानी पूरे गांव में किंवदंती बन गई। एक माँ के प्यार और त्याग की कहानी, जिसने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ खो दिया। मेरी अम्मा हमेशा कहती थी, ऐसे ही चलता है बेटा, ऐसे ही चलता है। आज इसका मतलब मुझे समझ में आया। जीवन की रेखा ऐसे ही चलती है, आज है तो कल नहीं। जब मेरी अम्मा को मेरी जरूरत थी, मैं उनके साथ नहीं था। मुझे एहसास तब हुआ जब मैंने अपनी अम्मा को खो दिया। शकुंतला की बहू राधा गांव की थी और वो बहुत ही सीधी सादी। शकुंतला अपनी बहू को जितना कहती वो उतना ही करती। एक रोज पड़ोसन विमला शकुंतला के घर आती है। अरे शकुंतला, कहाँ है तू? तुझे एक बात बतानी थी। अरे आना बैठ, क्या कहना था तुझे? कहीं तू उस पान वाले के साथ पकड़ी तो नहीं गई? अरे राम राम विमला, थोड़ा तो अपनी उम्र का लिहाज कर ले। इस उम्र में भी ये सब छी छी छी। अरे धत, तू भी कैसी बातें करती है? तुझे पता नहीं है कांता की बेटी पिंकी रमा के बेटे के संग भाग गई है। दोनों के घर में खूब कलेश मचा है। लेकिन जब मैं कांता से पूछने गई थी कि क्या हो गई ये बात, सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो, तो मुझे कहती थी तेरे तो खुद के घर में कलेश नहीं सुलझते हैं, तो तू आई है मेरे घर के कलेश सुलझाने। अरे बाप रे, कितनी बुरी बात कहती तुझे कांता ने। खैर तू उसके घर गई क्यों थी? मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, उस कांता के बच्चे के घर मत जाया कर।
अरे रे, तुझे क्या लगता है मैं तो उसके घर जाने के लिए मरी जा रही हूँ? नहीं, मैं तो बस उसकी बेटी की खबर लेने आ गई थी, ताकि मोहल्ले वालों को पता तो चले कि कांता जिस बेटी की तारीफ करते थकती नहीं है, वो आजकल कहाँ है और किसके साथ है। शकुंतला और विमला ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हॉल में राधा चाय लेकर आती है। अरे बहू, क्या बात है? तेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। तू तो मेरी हर बात बिना कही समझ जाती है। वैसे सच कहूँ तो जब से तेरी बहू आई है तब से तो मैं जब तेरे घर आती हूँ बिना चाय पानी के जा ही नहीं पाती। ये तो तू ठीक कह रही है, इसलिए मैंने भी शहर की लड़की ना लाकर गांव की लड़की लाई है। अब जैसे ही राधा वहाँ से जाती है तो हॉल का पंखा गिर पड़ता है, वो भी शकुंतला और विमला के पैरों के पास। हे भगवान, राम राम। बहू, आज तो तू बच गई। अरे तेरे जाते ये पंखा कैसे गिर गया? सच में आज तो तेरा नया जन्म हुआ है, वरना ये पंखा तो शकुंतला के दहेज का है, और तब का पंखा कितना भारी होता था, देख रही है इसे। और अगर ये मेरे सर पे गिरता तो पक्का अभी यहाँ जो खुशी का माहौल है ना, वो मातम में बदल जाता। प्रभु ने बचा लिया। शकुंतला और विमला राधा को हैरानी से देखते हैं और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि राधा के 2 कदम बढ़ते ही वो पंखा गिर जाता है, जो कि एक बड़े हादसे से कम नहीं था। ये देखकर शकुंतला को बहुत अजीब लगता है। विमला, ये तो बहुत बड़ी अनहोनी होते होते टल गई। ये तो तू सही कह रही है, वरना आज तो ना जाने क्या ही हो जाता। वो तो भगवान का शुक्र है जो बहू के जाने के बाद पंखा गिरा। शकुंतला को ये अटपटा लगता है, लेकिन अब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और हादसे को भी सभी भूल जाते हैं। लगभग 3 से 4 दिन बाद राधा के साथ एक और हादसा होते होते टल जाता है। दरअसल जब राधा किचन में खाना बना रही होती है, तभी उसकी साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है और शकुंतला हॉल में बैठी जलने की बू से जब किचन में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बहू की साड़ी में आग लगी हुई है। अरे बाप रे बाप, बहू, ये तेरी साड़ी में आग लग गई, तुझे पता भी नहीं चला? जल्दी से साड़ी उतार। माँ जी, कहाँ लगी आग? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे आग लग गई? लगता है तुझ पे ग्रह चल रहा है। उस दिन पंखा गिरना और आज तेरी साड़ी में आग लग जाना। भगवान, मेरे घर में किसकी बुरी नजर लग गई? लगता है माँ जी मेरा ध्यान नहीं होगा और मेरी साड़ी के पल्लू में आग लग गई। कोई बात नहीं, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू, तू ठीक कह रही है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है। अगर मैं ना देखती तो न जाने क्या हो जाता आज। ये भी आप सही कह रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी साड़ी के पल्लू में आग लगी हुई है। दूसरा हादसा शकुंतला को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है, लेकिन शकुंतला करती भी तो क्या, वो अपनी बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखती। लेकिन कहते हैं ना, अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक रोज शकुंतला और विमला बाजार जा रहे होते हैं, तभी राधा भी अपनी सास से बाजार जाने की जिद करने लगती है। अरे बहू, तू घर पर रह, तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। वैसे भी तुझ पर तेरे ग्रह चल रहे हैं। अरे ग्रह तो इसके घर में चल रहे हैं, बाहर हमारे साथ रहेगी तो कम से कम आग के सामने तो रहेगी ना। हाँ, तू ये बात भी सही कह रही है। आजा, चल मेरे साथ। अब शकुंतला अपनी बहू राधा को बाजार ले जाती है, जहाँ शकुंतला और विमला रास्ते में बातें करने में मग्न हो जाते हैं। वहीं राधा, जो कि काफी ज्यादा पीछे थी, वो देखती है कि सड़क पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है और सामने से बड़ा सा ट्रक आ रहा है। अरे ये क्या, ये ट्रक तो बच्चे की तरफ जा रहा है। अरे बच्चे की माँ का ध्यान नहीं है बच्चे पे बिल्कुल भी, मुझे तो कुछ करना ही होगा। इतना कहकर शकुंतला की बहू राधा अपनी साड़ी को कमर से बांधती है और उस बच्चे की तरफ दौड़ पड़ती है। ये नजारा देखकर आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी शकुंतला और विमला देखते हैं कि राधा दौड़ती हुई उस बच्चे के पास जा रही है और सामने से ट्रक आ रहा है। अरे बहू, क्या कर रही है? उस बच्चे को बचाने के चक्कर में कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। अरे कोई तो बचाओ मेरी बहू को। अरे चिल्ला मत, वो डर जाएगी। वैसे ही उसके दिन खराब चल रहे हैं, रुक जा, अब सब प्रभु पर छोड़ दे। हे प्रभु, मेरी बहू की रक्षा करो, ना जाने उसे किसकी बुरी नजर लग गई है। एक के बाद एक दुर्घटना उसके साथ होती जा रही है। लेकिन राधा बड़ी ही बहादुरी के साथ उस बच्चे को दौड़ते हुए पकड़कर रोड के उस पार गिर जाती है और ट्रक तेज रफ्तार में वहां से चला जाता है। अब बच्चे की माँ को जब ये पता चलता है कि राधा ने उसके बच्चे को बचाया है, तो वो हाथ जोड़कर राधा के सामने रोने भी लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, जो आपने मेरे बच्चे को बचाया और भगवान ने आपको बचा लिया। ये ट्रक वाला जितनी तेज रफ्तार में ट्रक लेकर आ रहा था, इसे देखकर तो मैंने अपनी उम्मीद ही खो दी थी।
अरे तुझसे तेरा बच्चा संभाला नहीं जाता क्या? आज मेरी बहू को कुछ हो जाता तो? अरे कैसी माँ है तू? मैं जब तक वहाँ सामान खरीद रही थी ना, जाने कब और कैसे ये सड़क पर चला गया, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सभी चिल्ला रहे थे। वो तो भला हो मेरी बहू का जो उसने तेरे बेटे को बचा लिया, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहन जी खासकर आपका। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई है। इसके लिए मैं आपकी उम्र भर ऋणी रहूंगी। औरत के चले जाने के बाद राधा, जो कि सर झुकाए अपनी सास के पास खड़ी थी, वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, उस छोटे से बच्चे को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मेरे पैर में खुद पे खुद जान आने लगी, इसलिए मैंने उस बच्चे को बचा लिया। तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। और तू सोच, यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े थे, वो भी तो इस बच्चे को बचा सकते थे ना, लेकिन भगवान ने तुझे ही चुना इस काम के लिए। बिल्कुल सही कह रही है बहू। आज तेरा 7वां जन्म हुआ है, यानी तुझे नया जन्म मिला है। जिस तरह तेरे साथ ये लगातार अनहोनी हो रही है ना, उस हिसाब से मुझे एक पल को लगता है कि मैं तुझे कहीं खो ना दूं। माँ जी, मैं कहती हूँ ना कि ऊपर वाले पे विश्वास रखना चाहिए और हर किसी के लिए अच्छा सोचना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, फिर भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। तभी तो मैंने कोई अच्छे कर्म तो किए ही होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। इस हादसे के बाद शकुंतला तो डर गई थी, लेकिन शकुंतला जब अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनती तो उसका दिल भी भर आता और वो सोचने को मजबूर हो जाती कि अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और शकुंतला की बहू तो एकदम सीधी सादी थी, तो भला उसके साथ बुरा कभी कैसे हो सकता था।